तो यहाँ पे जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के आज इस वीडियो में लगभग 2 से 3 प्रश्न बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट क्वेश्चन है, यह आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और चलिए आज जो है हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न, ठीक है। यह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा और कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, टाइप्स, कॉज। देखिए, इन्फ्लामेशन आपको पूरे सेकेंड ईयर में कितना हज़ारों बार जो है आपके सामने में आएगा, कितने भी क्वेश्चन में इन्फ्लामेशन आएगा। तो आखिर ये इन्फ्लामेशन होता क्या है, तो पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन में भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है या आपसे एग्जाम में पूछ दे शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में। तो चलिए, इन्फ्लामेशन आपके लिए पूरे नर्सिंग लाइफ में जब तक काम कीजिएगा तब भी और हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इन्फ्लामेशन। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन को हम लोग हिंदी में प्रदाह कहते हैं, ठीक है। यह जीवित ऊतकों को किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है, ठीक है। देखिए, इन्फ्लामेशन एक जीवित ऊतकों को किसी चोट या संक्रमण के दौरान, ठीक है। देखिए, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि प्रभावित होना, ठीक है, प्रभावित होना। अब प्रभावित होने के मतलब है कि या तो चोट लगेगा किसी चीज़ से, ठीक है, या फिर संक्रमण अटैक करेगा। यही दो चीज़ होता है ना, चाहे एक्सीडेंट हो गए या कुछ भी है, ईंट से चोट लग गया, घाव बन गया, कट गया, छिछल गया, ये सब एक प्रकार से चोट ही है। और नहीं तो दूसरा चीज़ ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाए उस जगह पर, तो इन्फेक्शन जो है भी प्रभावित करता है, चोट भी प्रभावित करता है। और यह डायरेक्टली प्रभावित किसे करता है, बॉडी में टिश्यू को, कोशिका को। तो वही कहता है प्रदाह एक जो है यह जीवित कोशिकाओं को, ऊतकों को चोट या संक्रमण के दौरान होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया है जो क्या करता है, इफेक्ट करता है कोशिका को डायरेक्टली, समझ गए, जिससे प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन, रिएक्टिव होता है, समझ गए। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले प्रदाही स्थितियों को अनुलग्न आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। जैसे आप लोग बहुत सारे अपेंडिसाइटिस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, मास्टाइटिस, बहुत सारे आइटिस जोड़ जोड़ कर आप लोग वर्ड देखे हैं, समझ गए। यही आइटिस जो होता है ना, सफिक्स के काम करता है, समझ गए। और यही आइटिस बताता है प्रदाह स्थिति को, प्रदाह जगह को। अगर अपेंडिक्स में प्रदाह है तो अपेंडिसाइटिस, आइटिस लगा देते हैं उसमें, ठीक है, अपेंडिक्स के जगह पर आइटिस लगा देते हैं। अगर मास्टाइटिस है, मास्टाइटिस किसे कहते हैं पता है आपको, मास्टाइटिस कहते हैं जो स्तन में इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, मास्टाइटिस होता है। तो उसमें जो है ये हो गया मस्टॉइडाइटिस, जो मस्टॉइड बोन हो, जो प्रोसेस है उसमें इन्फ्लामेशन होना। अब ये इन्फ्लामेशन चोट से भी हो सकता है और संक्रमण से हो सकता है। इन्फ्लामेशन के मतलब होता है प्रतिक्रिया, जिस भी जगह पर चोट लगेगा या इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगा ही होगा। प्रतिक्रिया कहने का मतलब है कि वहाँ पे दर्द होगा, वहाँ पे सूजन होगा, वहाँ पे इचिंग होगा, लाल हो जाएगा, यही प्रतिक्रिया होगा। और यही प्रतिक्रिया जो है आपका इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। बातें को समझ गए। अब जिस भी ऑर्गेन में हो, जिस भी जगह पर हो, तो उससे हम लोग आइटिस लगाकर लिखते हैं तो समझते हैं कि वह उसका इन्फ्लामेशन है। जैसे किडनी के नेफ्रॉन अगर प्रभावित हो तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं। नेफ्रॉन में ऑन हटाकर आइटिस जोड़ देते हैं तो नेफ्राइटिस हो जाता है, समझ गए बातें को। इसी प्रकार से बहुत, जैसे डर्मा स्किन, त्वचा का रोग, उसमें डर्माटाइटिस, ठीक है, डर्माइटिस, इसको आइटिस जोड़ देते हैं तो वह स्किन का रोग हो गया, समझ गए। जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटिक रोग मतलब लीवर के रोग में अगर हम आइटिस जोड़ देते हैं तो वह हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो वह जो है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, समझ गए। तो इसी प्रकार से आपके आइटिस जो है संक्रमण या चोट के कारण हुए इन्फ्लामेशन को बताता है। बातें को समझ गए। चलिए, अब देख लीजिए, जैसे ब्रोंकी हो गया, इसमें आइटिस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोंकाइटिस बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस है ना, ब्रोंकी प्लस आइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। यह किसका, ब्रोंकिया का इन्फ्लामेशन को दर्शाएगा।
सर्विक्स प्लस आइटिस, सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस का मतलब क्या होता है, जो ग्रीबा है, जो सर्विक्स है महिला का, उसका इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन से हो या फिर चोट के कारण हो, समझ गए, ये हो गया। तो यही जो है आपके इसी प्रकार से जो है इन्फ्लामेशन को लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। प्रदाह दो प्रकार के होता है, प्रदाह दो प्रकार के होता है, और आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा है, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सीधी सीधी बातें बता दें कि प्रदाह दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के कौन कौन, तो ये प्रदाह दो प्रकार के, एक एक्यूट होता है मतलब तीव्र अचानक से होने वाला, और एक होता है क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चले आ रहा। तो यही दो प्रकार के जो है बीमारी संभवतः दो ही प्रकार का, एक एक्यूट जो अचानक से हमला करे, जो तीव्र गति से हो, तो वह एक्यूट होता है। लेकिन एक बीमारी जो लंबे समय से चलता है, ठीक है, जो लंबे समय से ग्रसित हो, तो वह क्रॉनिक में आता है। तो उसी प्रकार के इन्फ्लामेशन भी दो होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, ठीक है। तीव्र प्रदाह जो होता है, इसके अंतर्गत होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्टिव होता है किसी भी जगह पर, वह कम अल्पकालीन के लिए होता है। इसकी अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक हो सकता है। तो देखते होइएगा कि जो बीमारी अचानक से अटैक आता है, धीरे धीरे वह ठीक भी हो जाता है। अचानक या तीव्र गति से अटैक करने वाला बीमारी कोई परमानेंटली नहीं होता है, लेकिन अगर हल्के हल्के दिक्कत है और लंबे समय से दिक्कत है, तो फिर वह दिक्कत वाला बातें को समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्यूट वाला, अचानक से उत्पन्न होने वाला, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक चलेगा। बातें को समझ गए, चलिए अब है यहाँ पे देख लीजिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है कि यदि तीव्र प्रदाह की प्रक्रिया के दौरान प्रदाह का कारक जैसे संक्रमण सूक्ष्मजीव उस स्थान से नहीं हट पाता है, तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों का प्रतिस्थापन नए स्वस्थ ऊतकों द्वारा नहीं हो पाता है, तो यह दीर्घकालीन प्रदाह मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का रूप ले लेता है। जैसे आपका कोई घाव हुआ है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन है या कोई चोट लग के घाव हो गया, और वह घाव अगर समझिए कि अचानक से अटैक हुआ, घाव किसी चीज़ से कट गया, घाव बन गया। अब वह घाव हो गया, अब आप इधर उधर चलिएगा तो उस घाव के रास्ते से इन्फेक्शन जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में वह घाव अगर आप दवाई खा लिए, ट्रीटमेंट किए, तो वहाँ पे घाव भरने लगेगा, नए नए ऊतक, नए नए टिश्यू आने लगेंगे, वहाँ पे घाव भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वह घाव पर आप नज़रअंदाज कर दिए कि ये ठीक हो जाएगा अपने ये वो दिस डैट, और वो आप छोड़ दिए, आपको लगा हल्का है, लेकिन धीरे धीरे वह घाव छूट नहीं रहा है, और यही घाव अगर लंबे समय तक बना रह जाएगा, तो मतलब वही क्रॉनिक का रूप ले लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हो सकता है, और भी सारे चीज़ें हो सकते हैं जो आपको हल्के फल्के हैं, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर दिए हैं, और वही हल्के फल्के चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक रूप ले लेता है, मतलब लंबे समय तक चला जाता है, और फिर जो है दिक्कत होने लगता है पेशेंट को, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पुराना कब होता है, तो जब नए चीज़ है उसमें ट्रीटमेंट ना हो, उसको अच्छे से सही से कुछ इलाज ना हो, तो वह जो है पुराना रूप ले ही लेगा। वही पुराना जो है आगे चलकर आपको दिक्कत करता है, और वह पुराना कैसे हो जाता है, तो उस जगह पर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उस जगह पर नए कोशिका नहीं आ पाता है, क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है वह प्रॉब्लम में आ जाता है, क्रॉनिक रूप ले लेता है, ठीक है। इसके अंतर्गत होने वाली जो प्रक्रिया है अधिक अवधि की होती है। क्रॉनिक के अंतर्गत जो समस्या होता है वह लंबे समय तक के लिए होता है, तथा इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों, डैमेज जो टिश्यू होता है, उसकी मात्रा भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। बातें को समझ गए, चलिए। इसके लक्षण कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकता है। जहाँ पर एक्यूट वाला का जो लक्षण था वह कुछ दिनों से कुछ सप्ताहों तक होता था, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉनिक है इसका कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक मौजूद रहता है। बातें को समझ गए, तो अंतर सीधा सीधा आपको सामने आ गया। अब यहाँ पे जिनको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में मैंने स्पष्ट तौर पर दे रखा है, तो आपको इंग्लिश में यहाँ से कर लेना है। अब हम लोग प्रदाह के कारण देखते हैं कि कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, कि आखिर इन्फ्लामेशन के क्या कारण होते हैं, इन्फ्लामेशन होने का समझिएगा। यही सब आपको आगे बहुत मदद करेगा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है। बातें को समझ गए।
प्रदाह के, अब ये इन्फ्लामेशन कहीं भी आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा, समझ गए। ब्रोंकाइटिस हो गया, अर्काइटिस हो गया, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गया, उसके बाद ब्रोंकिएक्टाइटिस हो जाएगा, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, बहुत सारे रोग हैं, मस्टाइटिस हो गया, मस्टोइडाइटिस हो गया, बहुत सारे आइटिस वाला आपको रोग मिलेगा, जो आपको नेफ्राइटिस हो गया, तो बहुत सारे आइटिस वाला इन्फ्लामेशन वाला मिलेगा, क्योंकि रोग होता ही एक इन्फ्लामेशन है, समझ गए। जो रोग हो वह एक इन्फ्लामेशन ही हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो या फिर जो है आपके चोट के कारण हो। बातें को समझ गए। अब ये इन्फ्लामेशन होने के कारण होते हैं, कारण भी समझे होंगे, जैसे इन्फेक्शन, समझ गए, इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या वायरस इन्फेक्शन हो, या कवक इन्फेक्शन हो। तो यह इन्फेक्शन जीवाणु वाला भी हो सकता है, वायरस वाला भी हो सकता है, फंगी वाला भी हो सकता है। ओके। चोट लगना, इंजरी या ट्रामा, जैसे सर फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, समझ गए, पेट में चोट लग गया, तो ये चोट के कारण भी हो सकता है। एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी है तो एलर्जी में भी तो किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन होता है, रिएक्शन होना ही एक एलर्जी होता है। किसी भी चीज़ से अगर किसी को रिएक्ट तुरंत आ जा रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया उसका बॉडी दिखा दे रहा है, मतलब उसको उस चीज़ से एलर्जी है, रिएक्शन, ठीक है। जलना, बर्न, बर्न मतलब ही जलना, जलने से भी जो है आपका त्वचा डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, घाव बनता है, और जलना भी एक जो है आपका इन्फ्लामेशन है, जिसमें जलने से सूजन हो जाता है, वहाँ पे लाल लाल हो जाएगा स्किन, समझ गए बातें को। चलिए, बी किरण के संपर्क में आना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में रहेगा तो उसको भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक्सरे के संपर्क में आने से भी जो है उससे इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है उसका कारण है, ठीक है, ये कारण हो गया, मैंने कारण बता दिया। अब रही बात इसके लक्षण का, तो लक्षण में क्या क्या होगा, इन्फ्लामेशन में दर्द होगा, सूजन होगा, लालिमा होगा उस जगह पर, खुजली, इचिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। दर्द, सूजन, लालिमा, दर्द, सूजन, लालिमा और इचिंग, ये इसके लक्षण होते हैं जिस भी जगह पर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और फंक्शन भी गड़बड़ा जाता है इन्फ्लामेशन में। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और आपके ज़िंदगी के लिए, आपके नॉर्मल लाइफ में भी यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोलीलिथियासिस क्या होता है, समझ गए। कोलीलिथियासिस क्या होता है, कोलीलिथियासिस क्या है, ये किस कारण से होता है। तो कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस का मतलब क्या होता है, बातें को समझिए। कोलीलिथियासिस होता है पित्ताशय, पित्ताशय मतलब समझ रहे, गॉल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, एक होता है आपका ब्लेडर, एक होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर कहने का मतलब होता है कि पित्ताशय, और ब्लेडर मतलब होता है मूत्राशय, दोनों के अंतर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूरिन ब्लेडर, बातें को समझिएगा, यूरिन ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर होता है, बातें को समझ लीजिए यहाँ पे, यूरिन ब्लेडर होता है आपका क्या चीज़, मूत्राशय, जबकि यहाँ पे गाल ब्लैडर होता है पित्ताशय, बातें को समझ रहे हैं। चलिए, तो कोलीलिथियासिस का मतलब समझिएगा, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, आपके डिफिनीशन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में तो डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है पित्ताशय में पथरी, पित्ताशय मतलब पित्त का जो थैली होता है, पित्त के थैली में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है, समझ गए। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होता है कि पित्त का पथरी, समझ गए, पित्त का पथरी, या तो पित्त पित्ताशय में हो जाएगा पथरी, या पित्त के जो नली होता है बाइल डक्ट उसमें हो सकता है। तो ये बातें समझ लीजिए, कोलीलिथियासिस पित्त से जुड़े हुए, पित्ताशय से जुड़े हुए पथरी होता है, जो आपके या तो पित्ताशय में हो सकता है छोटे छोटे टुकड़े में, या पित्त के नली होता है उसमें जो है हो सकते हैं, बातें को समझ गए। तो यही आपका गोल ब्लैडर इज एल्सो नोन एज कोलीलिथियासिस, ठीक है, बातें को समझ गए। फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस मतलब होता है स्टोन, समझ गए, पथरी या स्टोन इन द गाल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस, बातें को समझ गए। चलिए, कारण क्या होता है इसके होने का, तो देखिए इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक मतलब ज्ञात नहीं है कि कोलीलिथियासिस किसके कारण होता है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है
कि जो कोलीलिथियासिस होता है वह हो सकता है आपके बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया के कारण हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होने से भी ये चीज़ें हो सकता है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। तो ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा तो चूँकि जो पथरी होता है उसका रासायनिक नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो आपके बॉडी में कैल्शियम की ज़्यादा अतिरिक्त मात्रा भी इसके कारण बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है क्रॉन्स रोग। ठीक है, क्रॉन्स रोग हो सकता है जो आपके लीवर और बाइल डक्ट से रिलेटेड होगा, समझ गए। उसके बाद लीवर सिरोसिस, अगर आपका लीवर सही से आपके पित्त के घोल को नहीं मथ पाएगा तो फिर जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपके पित्त है धीरे धीरे जम कर वह एक स्टोन के रूप ले लेगा। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस में चूँकि लीवर निर्जीव हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तो जब लीवर काम करना बंद कर देगा तो बाइल की उत्पत्ति होगा नहीं, बाइल सही से बनेगा नहीं, और उस कंडीशन में यह जो है आपके जो बाइल स्टोर है पित्ताशय में वह खपत होगा नहीं, और वहाँ पे धीरे धीरे सूख कर जो है वह पथरी के रूप ले लेता है। ठीक है। ज़्यादा मोटापा देखा जाता है अधिकतर ये कि ज़्यादा मोटापा जिस व्यक्ति में फैट का मात्रा ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, तो उस कारण भी जो है ये चीज़ें हो सकता है। मधुमेह भी कारण बन सकता है इसका, ये सब थोड़ा मोड़ा कारण है। पित्त नालिका में अवरोध, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, देखा जाता है कि जो पित्त के नली होता है उसमें किसी चीज़ के रुकावट होने से जो है ये चीज़ें स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। कभी कभी देखा ये जाता है कि जिसके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है, तो उसमें भी जो है यह कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जम कर पथरी का रूप ले लेता है। तो ये सब कुछ कारण है, जो कारण मैंने आपको बताया कि हाइपर कैल्सीमिया, क्रॉन डिजीज, लीवर सिरोसिस, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब जो है आपके बॉडी में क्या करेगा, फॉर्मेशन कर सकता है। और ये सब जो कारण है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपके लीवर के ही पथरी बना सकता है, ये सब कारण जो है आपके मूत्र मार्ग में जो स्टोन होता है वो भी कर सकता है। दूसरी चीज़ें आपके जो है किडनी में भी स्टोन होता है, उसमें भी ये सब चीज़ें जो है हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। ठीक है। अब मानिए किसी को पित्त के थैली में या पित्त के नली में स्टोन हो तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके दाएं साइड पेट के काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी स्टोन हो तो उसमें पेन होना ही है। तो पेट में अचानक तेज़ दर्द होगा, डकारे बेल्चिंग, डकारे आएगा, अफारा आना मतलब फ्लूटेंस जिसे कहते हैं, जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि इस कंडीशन में लीवर सही से काम आपका नहीं करेगा। जब आपका पित्त के थैली में स्टोन होगा या पित्त के रास्ते में, तो हो सकता है आपको सही से लीवर काम नहीं करे और उस कंडीशन में जो है आपका जॉन्डिस भी हो सकता है। अब जो आपका मल होगा, मल का रंग मिट्टी के जैसे होगा, वजन लगातार आपका कमने लगेगा, बुखार आ सकता है, जी में चलना, उल्टी होना, ये सब जो है आपके हो सकते हैं। तो ये कुछ सहायक लक्षण होता है और मैंने लक्षण बता दिया। पेट में अचानक दर्द होना, ठीक है, बेल्चिंग मतलब डकारे आना, अफारा आना, पीलिया होना, समझ गए। उसके बाद है मिट्टी जैसा जो है कलर का मल होगा, जॉन्डिस, वजन कमेगा, बुखार लगेगा, जी में चलना, उल्टी होना, पेट फूलना, गैस बनना, ये सब लक्षण होता है। अब निदान, रही बात निदान का, तो आप लोग जानते हैं कि स्टोन होने पर इतिवृत्ति, शारीरिक परीक्षण, ये तो 2 कॉमन है, किसी में भी लिखिए। एक्सरे करवा सकते हैं आप, यूएसजी करा सकते हैं, ठीक है, उसके ये सारी चीज़ें जो है आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकता है। तो और चीज़ें होने के लिए आप मल का जांच करवा सकते हैं कि भाई मल क्यों ब्लैक आ रहा है, पेशाब की जांच करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें और सारे करवा सकते हैं। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ें होगा एक्सरे, यूएसजी, ये 2 महत्वपूर्ण होता है। और चाहे तो आप मल की जांच, ये सब यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों गलत टाइपिंग हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो यूरिन का एनालिसिस भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे है उपचार। अब इसमें उपचार क्या क्या संभव है, तो देखिए उपचार संभव के लिए, अब कोई भी बीमारी होता है उसमें एक एंटीबायोटिक दिया ही जाता है ताकि संक्रमण से राहत देने के लिए, क्योंकि दूसरा बीमारी एक बीमारी है
तो ऑटोमेटिक है कि आपको संक्रमण अटैक कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी चलाया जाता है। आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि कि कोई अगर बीमारी रहता है तो डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक देते ही हैं। तो एंटीबायोटिक के लिए ओफ्लॉक्सासिन, एमिक्सासिन, निडाजोल। अब आप लोग जब डिटेल से अध्ययन कीजिएगा फार्मेकोलॉजी में तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस ग्रुप का होता है और किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक चलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एंटीबायोटिक हैं। तो यह एमिकासिलिन और ओफ्लॉक्सासिन जो होता है यह पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई है, ठीक है। तो ओफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, निडाजोल यह एंटीबायोटिक है जो आपके पेट के समस्या में चल सकता है, ठीक है। ये हो गया। खुजली एवं रक्तस्राव को रोकने हेतु विटामिन के दिया जाता है। और आपके अगर खुजली हो, समझ गए, तो इसके लिए जो है आप विटामिन के और रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है विटामिन के देते हैं, ठीक है। लो फैट डाइट देते हैं। अब अगर ऐसा समस्या है तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम फैट वाला भोजन देने के लिए कहिए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बॉडी में मोटापा कम हो। दर्द अगर हो रहा है तो उसके लिए डाइक्लोफेनिक टैबलेट, ट्रामाडोल टैबलेट या इंजेक्शन जो भी है दे सकते हैं। 5वां है, यहाँ पे देख लीजिए, पथरी को घोलने वाली दवाइयाँ आता है, जैसे यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड जिसे यूडीसीए कहते हैं, और एक होता है सीडीसीए जिसे केनोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। अब ये जो दवाइयाँ होता है इसका ब्रांड नाम आप लोग देखते होइएगा मार्केट में, यूडी लीव से काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, यूडी लीव। ये यूडी लीव वही दवाइयाँ है, देखिएगा यूडी लीव के दीवा पर, तो उसमें कंपोजिशन जो होगा वह यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड ही होता है। यह क्या करता है, पथरी को घुलता है और आपके जिस भी जगह पर पथरी बना है उसके फॉर्मेशन को यह क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो वही में है यूडीसीए यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड, या सीडीसीए जिसे केनोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं, या फिर ईथर होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब छठवां है लिथोट्रॉप्सी होता है। लिथोट्रॉप्सी होता है जिसमें लेजर की, नहीं कहते हैं कि लेजर सर्जरी होता है, इधर लेजर के द्वारा, यह लेजर सर्जरी ही होता है जिसमें गोल ब्लैडर स्टेन को तोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया। लेजर के प्रभाव से बड़े स्टोन टूट जाते हैं एवं जो बाइल जूस होता है उसके साथ में आहार नाल के रास्ते, मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या होता है कि लेजर के द्वारा गोल्ड ब्लैडर पर जो स्टोन होता है वहाँ पे लेजर के प्रहार से बड़े स्टोन जो होते हैं उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद वह जो है बाइल जूस के साथ में जो है आहार नाल के रास्ते जो है आपके, आहार नाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आहार नाल नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मल के रास्ते से बाहर निष्कासित हो जाते हैं, समझ गए। अब आगे है 7वां है, यदि स्टोन अधिक संख्या में हो या आकार में बड़े हो तो संपूर्ण पित्ताशय को शल्य क्रिया द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है, जिसे कोलिसाइसेक्टोमी कहते हैं। इसीलिए लोग कहता है कि जो गोल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसमें सर्जरी ही एक ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि स्टोन अधिक संख्या में हो और आकार में बड़े हो तो चूँकि आपका दवाई से पित्ताशय स्टोन नहीं टूट रहा है, नहीं घुल रहा है, और लेजर भी जो है ज़्यादा संख्या में होने पर लेजर भी काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है सर्जरी करवाना पड़ेगा, और उसमें संपूर्ण जो है पित्ताशय पित्त के थैला को ही हटा निकाल दिया जाता है, या और इस सर्जरी को कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सर्जरी ऑफ गोल्ड ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जिनका इंग्लिश में है उनका इंग्लिश में यहाँ पे मैनेजमेंट उपचार मैंने इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आपसे सर्जरी, चूँकि सर्जरी मैनेजमेंट भी इसमें होगा, सर्जरी मैनेजमेंट था ही, मैंने बता ही दिया, कोलिसिस्टेक्टोमी होगा, तो इसमें आप नर्सिंग भूमिका कैसे करेंगे आप लोग को खुद से बताना है, ठीक है, नर्सिंग भूमिका आपको खुद से बताना है। ओके, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।